नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति पर काफ़ी क्लास हो चुकी है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति की जो शक्तियां है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भाग कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। आप केवल इतना लिख लेना, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। ठीक है। अब जो इसकी शक्तियां है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो शांति काल के दौरान इनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, कौन कौन से इनके कर्तव्य होते हैं वो, और एक आपातकाल के दौरान कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें शांतिकालीन शक्तियों की तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 53 में मिलता है। किसमें मिलता है? 53 में मिलता है, अनुच्छेद 53 में मिलता है, ध्यान रखना। अगर बात करें इनकी आपातकालीन शक्तियों का तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 18, इसमें अलग अलग आर्टिकल में उल्लेख मिलता है, तो भाग 18 लिख सकते हैं। और अगर देखें आप तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, और आपातकाल से संबंधित 3 प्रकार के आपातकाल लगाने का इनको पावर है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात का जो उल्लेख मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 360 में मिलता है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दो जगह मिलता है, अनुच्छेद 356 में मिलता है और अनुच्छेद 365 में भी मिलता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में मिलता है। किससे मिलता है? 352 में मिलता है। इसी प्रकार इनकी जो शांतिकालीन शक्तियां है उसमें देखो अलग अलग प्रकार की शक्तियां देख सकते हैं हम। जैसे कार्यपालिका से संबंधित, जिसे हम बोलते हैं कार्यकारी शक्तियां। क्या बोल सकते हैं? कार्यकारी शक्तियां बोल सकते हैं। इसके अलावा विधायिका से संबंधित इनको शक्तियां प्राप्त होती है, उन्हें हम विधायी शक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायी शक्तियां कहते हैं। इसी प्रकार इनको न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां भी इनको प्राप्त होती है। और कार्यकारी न्यायिक, हाँ ये लिख लो, बहुत है इतनी। एक काम करो, इस चार्ट को बना लो आप। बनवा दिया था क्या? कब बनवाया था? स्टार्टिंग में बनवा दिया था। कोई बात नहीं, अलग से अगर हम लिख रहे हैं कार्य राष्ट्रपति की शक्तियां तो अलग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वित्तीय शक्तियां नहीं लिखी इसमें। वित्तीय 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 शक्तियां देख सकते हैं। तो शांतिकालीन में कौन कौन सी आ जाएगी? कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में इनको क्षमा करने की शक्ति वगैरह, परामर्श लेने की शक्तियां, वो सब कुछ आ जाती है इसमें। एक एक को पढ़ेंगे अब आगे हम। जल्दी लिखो थोड़ा। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य।
कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? कौन से अनुच्छेद में मिलता है भाई? अनुच्छेद 53 में। भाग पूछा जाए तो? अच्छा, भाग 5 में अनुच्छेद 53 में इसकी शांतिकालीन शक्तियों का उल्लेख है, और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है भाग 18 में। और भाग 18 में कौन से आर्टिकल आते हैं? 352 से लेकर 360 तक आते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। और केंद्र के द्वारा राज्यों को कोई निर्देश दिए जाते हैं, राज्य अगर उस निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नहीं, अगर भाग 18 देखे तो उसमें तो 356 ही है, क्योंकि 365 तो इसमें है नहीं है। 365 का जो उल्लेख है ये इसमें नहीं है। 365 तो है भाग 19 में। मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में मिलता है, लेकिन और कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 365 है, ध्यान रखना, जो कि भाग 19 में है। फिर भाग 20 में एक ही आर्टिकल आता है, 368। हाँ, संविधान में संशोधन किया जाता है वो। टोटल भाग 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? तो देखो, राष्ट्रपति की जो पावर है वो दो प्रकार की, शांतिकालीन और आपातकालीन। शांतिकालीन में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्तियाँ, ये सारी इसकी शांतिकालीन में आ जाती है। यानी कि जब हम भाग 5 पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें ये शक्तियों तो पढ़नी होती है। और जब मैं आपको लगातार आर्टिकल पढ़ा रहा था, एक ट्रिक बताई थी, आरपी ने ईपी को कहा कि केपी आजकल क्या हो गया? हैंडसम हो गया। तो उसमें जो लगातार हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 तक जो लगातार पढ़े थे, उसमें मैंने आपको जब आर्टिकल 53 में पढ़ा रहा था तो मैंने केवल वहां पर यह लिखाया था कि इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इन शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा लास्ट में करेंगे, तो वो समय आ चुका है इन शक्तियों पर चर्चा करने का। एक सवाल जब कभी लेवल का सवाल बनता है तो कोई भी एक शक्ति दे दी जाती है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। या तो दो पूछा जा सकता है भाई, शांतिकालीन है या आपातकालीन है, और नहीं तो फिर इनमें से कौन सी शांतिकालीन शक्ति है। जैसे जो भी कार्य विदेशों में जो भी समझौते होते हैं उसके उस पर साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, कार्यकारी, विधायी या वित्तीय या फिर कूटनीतिक शक्ति? कूटनीतिक शक्ति है। तो जब इनको अलग अलग हम पढ़ लेंगे ना, तो अगर कभी कोई ऐसा सवाल बन जाता है तो हम इनमें अंतर भी कर सकते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? शांतिकालीन या आपातकालीन? शांतिकालीन। शांतिकालीन में कौन सी? कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक या सैन्य? तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं। जितनी भी नियुक्तियां की जाती है, जितने भी पदों पर हटाया जाता है, वो सारी शक्तियां कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाती है। तो अब एक एक को पढ़ ले हम। हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। हमने हेडिंग, मेन हेडिंग तो डाली थी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। अब कौन सा पहला कौन सा लिखेंगे हम? शांतिकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकाल के दौरान राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखो, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 53 के तहत ये शांतिकालीन शक्तियां प्राप्त होती है। शांतिकालीन शक्तियां प्राप्त होती है। पूछा जाता है कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद कौन सा है? 53 जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ
अधिकारियों के माध्यम से करता है। मतलब जो ये शांतिकालीन शक्तियां है इनका प्रयोग या तो खुद करेगा, और खुद नहीं करेंगे तो इनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। वापस बोल दो, मैं लिखवा दूंगा वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लिखने में कुछ नहीं, कहां तक लिखा आपने, जब भी तो बोलूंगा कंटिन्यू। देखो, राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। नोट डालो, नोट। राष्ट्रपति की भांति ही राज्यों में राज्यपाल होता है। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? राष्ट्रपति की भांति ही राज्यों में राज्यपाल होता है, जिनको लगभग समान शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में तो इन्हें अलग अलग शक्तियां प्राप्त होती है। सामान्यतः तो क्या मानते हैं, जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है, और दोनों को समान शक्तियां लगभग प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में जब देखते हैं तो समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, दोनों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है। जैसे जैसे है? जैसे सैन्य शक्तियां, जैसे सैन्य शक्तियां, कौमा कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कौमा कूटनीतिक शक्तियां, और आपातकालीन शक्तियां। हालांकि वो परिस्थितियां अलग है। देखो क्या लिखा आपने, सैन्य शक्तियां, कौमा कूटनीतिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को नहीं। यानी कि सैन्य, कूटनीतिक और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। वो फिर इसमें आ जाएगा ना, न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा ना। फिर न्यायिक शक्तियों में दोनों का अलग अलग कर देंगे ना हम। तो न्यायिक शक्ति तो राज्यपाल को प्राप्त है, राज्यपाल को राज्य सूची के विषय में है। हाँ, और जो संघ सूची के विषय होते हैं उसमें राष्ट्रपति को होता है वो पावर। और वही जो मृत्युदंड वगैरह वाला है उसको वो माफ कर सकता है, ये माफ नहीं कर सकता, वो न्यायिक शक्तियों में देखेंगे आगे जाके हम। ये थोड़ी कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियां केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है। हाँ, कौन कौन सी शक्तियां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। तो ये जो तीन है ना, ये राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। इसी प्रकार जो सविवेक की शक्तियां है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को नहीं। अगला नोट डालो। वहीं सविवेकी शक्तियां, सविवेकी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति के पास नहीं। तो आज हमने जो टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां, कर्तव्य या कार्य कह सकते हैं, है ना। और दो टाइप के हैं इनके, शांतिकालीन और आपातकालीन। शांतिकालीन को जैसे चालू करते हैं हम, तो शांतिकालीन शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 53 में मिलता है विद्यार्थियों। और इसमें कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, कूटनीतिक शक्तियां इसके अंतर्गत आ जाती है। अब इसमें से पहली देखेंगे आज कौन सी? कार्यकारी शक्तियां। तो लिखो आप, राष्ट्र पहला नंबर का लिखिएगा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां या कार्य।
एक एक को लिख दूं? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कार्यपालिका से संबंधित। शक्तियां लिख सकते हो, कार्य लिख सकते हो, बात एक ही है ना। देखो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति करता है या जिनको भी हटाता है, तो इसके द्वारा नियुक्ति या हटाने का जो भी कार्य किया जाता है वो सारी इसके कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। देखिएगा, राष्ट्रपति जिन पदों पर नियुक्ति करता है, भाई किसी का अध्यक्ष बनाता है कि नहीं बनाता, आयुक्त वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते, उनको नियुक्ति करता है ऑब्लिक हटाता है, वे सभी कार्य राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, भारत सरकार के जितने भी ऑर्डर निकलते हैं उन पे साइन किसके होते हैं? और कई बार कहते हैं राष्ट्रपति केवल मोहर का काम करता है। क्या काम करता है? मोहर का। तो भारत का जो शासन संचालित होता है वो किसके नाम से संचालित होता है? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। लिखिएगा, वो भी इसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। लिखो, भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही संचालित होते हैं या किए जाते हैं। लिख लिया? देखो, राष्ट्रपति नियम बना सकता है। राष्ट्रपति जो नियम बनाता है वो भी किस में आता है? इसकी कार्यकारी शक्तियों में आता है, ध्यान रखना। इस जो भी बातें लिखा रहा हूं ये सब कार्यकारी शक्तियों में जाएगा। और कुछ शक्तियां मिश्रित होती है, ध्यान रखना, जो मतलब कार्यपालिका में भी जाती है और विधायिका में भी चल जाती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं। अब जैसे वित्त है, तो वित्त स्वीकृति का काम तो कहाँ होता है? विधायिका में होता है। लेकिन जो पैसों से रिलेटेड बातें हैं वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत चल जाती है। क्या लिखा है? ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश ऑब्लिक अनुदेश, आदेश ऑब्लिक अनुदेश वैध हो। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, वैसे तो सामान्यतः तो क्या होता है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही पीएम बनाता है।
लेकिन कभी कभी स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पावरफुल होता है कि नहीं होता? फिर ऐसी स्थिति में अपनी मर्जी के अनुसार, उसको पसंद है जो व्यक्ति, उसको क्या बना सकता है? वो पीएम बना सकता है। और उसको 1 माह के भीतर भीतर उस सदन में बहुमत हासिल करना होता है। 1 माह, तो 1 महीने तक तो प्रधानमंत्री बना ही सकता है, और 6 महीने के भीतर भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, चाहे लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए। तो यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ना तो लोकसभा का सदस्य है, सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री या मंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री या मंत्री कौन बनता है? ऐसा कोई व्यक्ति बनता है जो संसद का सदस्य होता हो। संसद का सदस्य से तात्पर्य है लोकसभा या राज्यसभा का सांसद या सदस्य। क्या ऐसे व्यक्ति को भी पीएम और मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्त, शर्त क्या है कि 1 माह के भीतर भीतर उसको क्या करना होता है? बहुमत साबित करना होता है कि भाई सारी जो पार्टी के लोग हैं वो मुझे बनाना चाहते हैं पीएम। और 6 माह के भीतर भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, चाहे लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए। लोकसभा की सदस्यता किस प्रकार से ले सकता है कोई व्यक्ति? चुनाव लड़ेगा, चुनाव में जीत के आएगा तो ही। हालांकि इससे पहले जो 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनको मनोनीत किया जाता था, लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन आजकल नहीं करते। 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया गया, उस प्रावधान को। लेकिन राज्यसभा में आपको पता है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होता है। और वो मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो कौन से क्षेत्र से होना चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र। अब अगर जैसे आप में से किसी को उठा के अगर राष्ट्रपति बना दिया, सॉरी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, या मंत्री बना दिया जाता है, या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, तो अपने पास कोई कला नहीं है, कोई साहित्य की नॉलेज नहीं, कोई हम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन समाज सेवक है। समाज सेवक तो किसी को बनाया जा सकता है, ऐसा होता है वहां पर। तो अगर फिर आप राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे तो आप परमानेंट भारत के प्रधानमंत्री या मंत्री बने हुए रह सकते हैं। राज्यसभा से भी आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं, ध्यान रखना। फिर वो हम देखेंगे आगे संसद में, कब आप वोट कर पाओगे, कब वोट नहीं कर पाओगे। क्या? चलो ये लिख लिया, यहां तक आप लोगों ने क्या लिखा? लास्ट पॉइंट। एक आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। इसी प्रकार एक महाधिवक्ता होता है, राज्यों में महाधिवक्ता होता है और सेंटर में महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही महान्यायवादी, राष्ट्रपति के द्वारा, ये सब कार्यकारी शक्तियों में आएगा ना, नियुक्ति कर रहा ना, राष्ट्रपति के द्वारा ही महान्यायवादी, ब्रैकेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है, की नियुक्ति की जाती है, जिसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आगे पढ़ाएंगे हम प्रसाद पर्यंत पद धारण करने से क्या तात्पर्य है ना, आगे जब एक एक, ये पूरा चैप्टर अपने आप में महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग और कौन से आर्टिकल में मिलता है? 74। 74 में तो मंत्री परिषद है, सेंटर का जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख मिलता है 74 में। सॉरी, ये 76 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 76 जाएगा। 74 में मंत्री परिषद है, 76 में क्या है? महान्यायवादी है। और स्टेट में महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है, ध्यान रखना। उसका उल्लेख मिलता है 165 में। महाधिवक्ता वो क्या होता है? महाधिवक्ता, ये राज्यों में होता है
और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आप चाहो तो ब्रैकेट में आर्टिकल लिख सकते हैं 76। भाग कौन सा है? 5। और वैसे भाग 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 5 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं एक बार बता दो मुझे, ताकि आप इसी भाग 5 में रहे। 52 से लेकर 151 तक। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल भाग कितने हैं? 22 है। और टोटल आर्टिकल कितने पढ़ेंगे हम? 1 से लेकर 395 तक। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 52 से लेकर 151 के बीच की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भाग 5 में ना केवल राष्ट्रपति आएगा बल्कि इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें हम पूरी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पूरा मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम केग के बारे में पढ़ते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। इसका उल्लेख मिलता है 148 टू 151 ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है 124 से लेकर 147 तक। और मंत्री परिषद का 74 में ही। संसद का 79 से स्टार्ट होता है, 122 तक लिख सकते हो। हालांकि आप चाहो तो 123 तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि संसद का ही एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। और 123 में राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, उसका उल्लेख है। और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, उसका उल्लेख मिलता है 213 में। तो उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना। और राष्ट्रपति का क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको लिखा ही दिया 61 तक। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति इनके मिक्स में चलते हैं थोड़े, है ना। और इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है 76, तो वो महान्यायवादी है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो भाग 5 काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या लिखा लास्ट? अरे देखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ब्रैकेट में लिख सकते हो केग, इसकी केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। लिख लिया? अब देखो, भारत में एक इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य आयुक्त होते हैं, हालांकि अन्य आयुक्त नहीं बोलते हैं, उनको निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं हम। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचक या निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही। और एक लाइन में मैंने लिखा दिया था आपको कि जितनी भी नियुक्तियां, जितने भी पदों से हटाया जाता है, वो सारी कौन सी शक्तियां कहलाती है? इसकी कार्यकारी शक्तियां। ध्यान रखना, लिखो क्या लिखा है? राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भी लिख सकते हो आप, निर्वाचन आयोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। देख लिया? अरे, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन, भारत का निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयोग को क्या बोल सकते हो आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकते हो, ईसीआई लिख सकते हो शॉर्ट में। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको क्या बोलेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और जो अन्य
निर्वाचन आयुक्त है उनको क्या लिख सकते हो आप? ईसी, निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। अन्य अन्य शब्द लिखना वहां गलत है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाते हैं निर्वाचन आयोग को, तो वहां पर अन्य शब्द यूज नहीं होता। उन सबको क्या माना जाता है? निर्वाचन आयुक्त माना जाता है। इसके अलावा जो यूपीएससी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूपीएससी, यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही यूपीएससी के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष पब्लिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और वो तो पूरा जब यूपीएससी हम पढ़ेंगे जब देख लेंगे, है ना? हाँ बहन जी, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, दूसरा कोई किसी की मदद नहीं करे। हैं? बहन जी हो क्या? कौन बोल रहा है पीछे से? हाँ बहन जी बोलो। आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फुल फॉर्म बोलो आप इसकी। हैं? इंडियन यूनियन या यूनाइटेड? यूनाइटेड नहीं होगा तो जोर से बोलो, क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, कमिश्नर, कमीशन। हाँ बहन जी दूसरी, आप बताओ क्या होता है? यूपीएससी का नाम तो सुना है, तो बोलो। फुल फॉर्म नहीं आती? हाँ, और कौन बोलेगा? किसको आती है? यूपीएससी का फुल फॉर्म किसको आता है? एक, दो, तीन, तीन को ही आता है? आपको भी आता है? हिंदी में बोलो। हैं? देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका बिल्कुल सही था। और हिंदी में होता है संघ लोक सेवा आयोग। अब किसी कोचिंग वाले से जाके मत पूछ लेना आप। देख लिया? कभी कभी है ना, डेमो के लिए जाते हो ना आप किसी कोचिंग में, तो ये पूछ सकते हो चाहो तो। यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लेना एक बार तो। देखो, बाहर बोर्ड पे तो आईएएस आईपीएस जो भी लिखा सकते हैं, आरएस वगैरह कुछ लिखा होगा। आप अंदर जैसे एंट्री मारते हो ना, तो जो भी आपको समझाता है कि भाई हम कौन सा बैच पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहना सर यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में बता दो। और आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में बता दो। और आपने आरएस भी लिख रखा है, इसका भी हिंदी और इंग्लिश में बता, तो मैं एडमिशन ले लूंगा या ले लूंगी। चलो, क्या लिखा है? भगा दे वापिस यूं। क्या लिखा है? देखो, राज्यपाल होता है ना, ये कहाँ होता है? राज्य में होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सॉरी। जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
देखो विद्यार्थियों, ये विधायिका केंद्र स्तर पे भी होती है और प्रशासन केंद्र स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है ना। तो केंद्र स्तर का जो प्रशासन है या विधायिका है, उससे रिलेटेड कोई जानकारी राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से ले सकता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और केंद्र की विधायिका किसे कहते हैं? संसद को। और विधायिका के प्रस्तावों को, विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांग सकता है, मांग सकता है। लिख लिया? इसके अलावा जैसे कोई SC, ST, OBC, इनसे संबंधित कोई आयोग बनाने की आवश्यकता है तो उनसे रिलेटेड आयोग भी बना सकते हैं। और वैसे तो बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। अब आयोग बने तो उनका कोई न कोई अध्यक्ष भी बनाता होगा, उनमें कोई न कोई सदस्य भी नियुक्त होते होंगे। तो लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा SC कमीशन यानी कि अनुसूचित जाति आयोग ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग ऑब्लिक OBC आयोग तथा उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब आयोग बनाने की आवश्यकता है तो आयोग बनाने का आदेश दे सकता है, और अगर उनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी तो उनकी नियुक्ति करता है। अब देखो, आपको पता है जितने भी UT होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें उनका जो प्रशासन होता है उसको या तो खुद राष्ट्रपति देखता है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक या फिर उपराज्यपाल संभालते हैं उनको। तो उनकी प्रशासक और उपराज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक ऑब्लिक उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अपने स्तर पर नहीं करता है, एक कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसा मत सोचना आप कि सेंटर में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और साथ ही में जो राज्यों में हाई कोर्ट होता है उसका चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पावर नहीं है। हाई कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, राज्यपाल उसकी नियुक्ति नहीं करता, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। चलो,
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वुमेन कमीशन होता है ना। जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिखो, राष्ट्रपति ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखो, लोकपाल होता है ना, लोकपाल, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो, इनके द्वारा ही लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल और लोकायुक्त को किस नाम से जाना जाता है? ओम्बुड्समैन। भूल गए? हाँ, देख लिया। सीबीआई का नाम सुना? तो सीबीआई का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो, सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीवीसी का नाम सुना? क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष, नहीं उसको बोलते हैं आयुक्त है, सीवीसी। सीवीसी का जो अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सॉरी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लिखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, उसको इंग्लिश शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसका जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष को क्या बोलते हैं यहाँ पे? आयुक्त कहते हैं। तो सीवीसी का जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। शॉर्ट में लिख लो, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये अपने आप में टॉपिक निकल के आ रहे हैं। इतने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसी प्रकार जो माइनॉरिटी होती है, अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। एक अंतर्राज्यीय परिषद होती है, ध्यान रखना, इंटर स्टेट काउंसिल। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इसका गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख भाग 11 अनुच्छेद 263 में मिलता है। कौन से भाग मिलता है? भाग 11 के अनुच्छेद 263 में मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस मिलता है? 263 में। किस मिलता है? 263 में। और 263 कौन से भाग में आता है? भाग 11 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 ब्रैकेट में अनुच्छेद 263 में मिलता है। लिख लिया?
एक नोट डाल लो। देखो, मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 74, नोट डाल लो। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, प्रधानमंत्री, केंद्र का मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महान्यायवादी और राज्यपाल, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ऐसे लिखो, नोट डाल लो। प्रधानमंत्री कौमा केंद्र की मंत्रिपरिषद, क्योंकि राज्यों में भी तो होती है मंत्रिपरिषद। केंद्र की मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद कौमा महान्यायवादी और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत को हम इच्छा पर्यंत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इच्छा पर्यंत। तो कौन कौन राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं? इन चार का नाम लिख लेना विद्यार्थी। और मुख्य रूप से तो दो का ही देते हैं वैसे, वो राज्यपाल और महान्यायवादी। बाकी ये भी है, ध्यान रखना। लिख लिया? हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की शक्तियां, कर्तव्य, कार्य तीनों एक साथ ही देख रहे हैं ना, क्योंकि कुछ कर्तव्य शक्तियों में छुपे रहते हैं, कुछ कार्य उनके बीच में आ जाते हैं, बात एक ही पड़ती है। कुछ संवैधानिक तरीके से इनको पावर दिया गया है, कुछ में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। जैसे महिला आयोग है, तो महिला आयोग का तो उल्लेख ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कि नहीं करता है? तो फिर वो कोई न कोई जो दूसरा विधि बना रखे, कोई नियम बना रखे, उसके तहत इनको पावर मिला है, इसलिए वो फिर कर्तव्य या कार्य में आ जाते हैं। लिख लिया यहां तक? अब आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। ये कार्यकारी शक्तियां हो गई। हाँ, इनके अलावा और भी कार्यकारी शक्तियां हो सकती है। एक आइडिया बिठा दिया हमने कि लगभग ये जो नियुक्तियां, हटाना, करना, ये सब किस में आ जाता है? कार्यकारी शक्तियों में आ जाता है। आप खुद ही समझ जाओगे कि प्रशासन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? कार्यकारी शक्तियों में आ जाते हैं। कार्यकारी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं? कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। ये जो लिखा ना आपने, ये यहां पर लिखा है कार्यकारी। कार्यकारी की जगह क्या लिख सकते हैं? कार्यपालिका से संबंधित शक्ति भी लिख सकते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी? कूटनीतिक शक्तियां। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की शांतिकालीन में आएगा कि आपातकाल में आएगा? राष्ट्रपति शासन आपातकाल में जाएगा। राष्ट्रपति शासन की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। देखो, मैं चाहता ना तो आपको लिस्ट लिखाई ना, उसके साथ ही इस टॉपिक को एंड कर सकता था, लेकिन मैं केवल कोर्स नहीं कराना चाहता, मैं आपका कंसेप्ट सदैव के लिए क्लियर कराना चाहता हूँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां लिख लिया? देखो,
ये राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्ति है। लिख सकते हैं हम, शांतिकालीन शक्ति है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या अंतर्राष्ट्रीय मंच जितने भी है, उसमें भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि इसकी कूटनीतिक शक्तियों में आता है। लिखो, राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। करता है सही नहीं रहता, करते हैं ऐसे लिख लिया करो, थोड़ा सम्मान दे दिया करो। और वैसे करता है लिख लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया। अब देखो, अब आपने कहा था सर जितनी भी नियुक्तियां है, जितने भी हटाते हैं, वो कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। लेकिन विदेशों में जो राजदूत या उच्चायुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, जो इसकी कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। और कूटनीतिक शक्तियों में नहीं तो फिर उसको कार्यकारी शक्तियों में ले लेंगे हम। लेकिन भारत के भीतर जो होता है ना सारा, अगर उसमें प्रशासन से रिलेटेड कोई बात है तो वो कार्यकारी शक्तियों में रहेगा। लेकिन ये कूटनीति में जो नियुक्ति की जा रही है विदेशों में, राजदूतों की नियुक्ति नहीं करते क्या? या हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नरों की नियुक्ति करते हैं। तो ये करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान लिखिएगा। विदेश सेवा के अधिकारी नहीं होते कि उनको बनाते हैं ना कई बार दूसरे देशों में। हाँ, लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही विदेशों में राजदूतों राजदूतों पब्लिक उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना। और अगर उनको हटाना है तो भी कौन हटाएगा? तो इनको नियुक्त कर देते हैं। नियुक्त कर दिया। भारत का कोई व्यक्ति जिसको दूसरे देश में नियुक्त करेंगे ना, जैसे भारत का कोई भी आईएफएस सेवा का अधिकारी है, तो उसको कनाडा का बना दिया, किसी को ब्रिटेन का बना दिया, किसी को चाइना का बना दिया, बनाते हैं ना ऐसे अलग अलग। तो उसको नियुक्त करना हो या फिर हटाना हो या फिर उसका ट्रांसफर करना हो, ये सारे पावर किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति वास्तव में खुद के पास कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के लिए कहता है वैसा होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसलिए राष्ट्रपति को केवल एक मोहर लगाने वाला बोलते हैं। देखो, नियुक्त करना हो, हटाना हो, स्थानांतरित करना हो, और इसके अलावा दूसरे देशों के जो होते हैं ना, दूसरे जैसे माना कि अमेरिका है, अब अमेरिका का भी तो भारत में राजदूत रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसका स्वागत करना हो, क्या करना हो? स्वागत करना हो। देखो, भारत वालों को तो नियुक्त और हटाएगा और स्थानांतरित करेगा, ट्रांसफर करेगा, और दूसरे देश वालों का जब वो भारत में आएंगे तो उनका स्वागत भी करता है। ध्यान। तथा दूसरे देशों के राजदूत जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया है, उनका स्वागत भी करता है। लिख लिए? अब देखो, आपने दो शब्दावली लिखी है यहां पर, एक तो राजदूत और एक हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। दोनों क्यों लिखी? राजदूत ही बोल देते हैं उनको। तो जैसे भारत का कोई आईएफएस सेवा का अधिकारी है, उसको किसी ऐसे देश में नियुक्त किया जाता है जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो, यानी कि वो देश कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो, ब्रिटेन का क्या रहा हो? उपनिवेश रहा हो। तो ऐसी स्थिति में उस देश में जब आईएफएस सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो फिर
उससे बोलते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। और ऐसा देश जिस पर कभी भी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का अधिकार नहीं रहा हो, उस देश में अगर किसी राजदूत की नियुक्ति की जाती है, वहां पर उच्चायुक्त नहीं बोलते उसको, वहां क्या बोलते हैं? राजदूत। केवल पदों का नाम चेंज कर दिया, काम एक ही है सबका। नोट डालो। और ध्यान रखना, ऐसे देश जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो उनको बोलते हैं हम कॉमनवेल्थ कंट्री। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रमंडल देश। लिखिएगा नोट, राष्ट्रमंडल देशों ब्रैकेट में कॉमनवेल्थ कंट्री। कई बार सुना होगा ना आपने, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, है ना, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। राष्ट्रमंडल देशों ब्रैकेट में कॉमनवेल्थ कंट्री में नियुक्त किए गए राजदूतों को उच्चायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चायुक्त कहते हैं। उच्चायुक्त के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप हाई कमिश्नर। अब आप राष्ट्रमंडल देश लिख सकते हो, राष्ट्रमंडल देश को रेखांकित कर सकते हैं। इसके बारे में लिखा देता हूं थोड़ा सा। राष्ट्रमंडल देश लिख लिया, रेखांकित कर लिया? लिखो, ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, अर्थात जिन पर ब्रिटेन का अधिकार रहा हो। क्या भारत के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार रहा था? कितने वर्षों तक? लगभग 200 वर्षों तक लूटा था भारत को तो, 1757 से लेकर 1947 तक। ऐसी चला दूं? इधर वाला उसके मतलब टिक जाना। तो देखो विद्यार्थियों, जो भी इंटरनेशनल मंच होते हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, बातें नहीं, जो भी इंटरनेशनल मामले होते हैं, मंच होते हैं, उन पर भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो भी इंटरनेशनल लेवल के संधि समझौते होते हैं, वो भी किसके नाम से ज्ञापित होते हैं, किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर या उसकी सलाह के बाद में ही वो संधि समझौता करता है। ये नहीं भारत का राष्ट्रपति किसी भी दूसरे देश के साथ जाके कोई भी समझौता करके आ जाए, ऐसा नहीं है। भारत का जब केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वहां जाके समझौते पर ज्ञापन करेगा। लिखिएगा, विदेशी संधि ऑब्लिक समझौते, विदेशी संधि ऑब्लिक समझौते, समझौते भी भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही ज्ञापित होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञापित। तो हिंदी बोलने वाले क्या बोलेंगे? ज्ञापित होते हैं। और सामान्यतः लिख लो, इनके नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली आ जाती है कई बार, और एग्जाम में तो आ सकती है, और अच्छे लेवल के एग्जाम में तो आएगी आएगी, मान के चलो आप। ज्ञापित की जाती है मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या विदेशी लेवल के जो भी संधि समझौते होते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन भारत की संसद, भारत की संसद ऑब्लिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत की संसद ऑब्लिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद, समझ जाओगे ना? लिख लिया? ये
राष्ट्रपति की दो शांतिकालीन शक्तियां हमने पढ़ ली। दो कौन कौन सी? एक तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां पढ़ ली, दूसरी कूटनीतिक, तीसरी लिखो सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, हर शक्ति के बीच में एक दो लाइन जरूर छोड़ना, क्या पता कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जो शक्तियों से रिलेटेड हो और आपको ऐड करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप ऐड कर सको इन्हीं नोट्सों में। क्या कह रहे हो बहन जी रेणु? क्या हो गया? हाँ कूटनीति होगी, ऐसे मत बोलो शक्तियाँ हो गई क्या। शक्तियाँ तो आपके सामने देख लो पूरी पड़ी है अभी तक तो। हाँ आप चाहें तो इस पार्ट को हम छोड़ सकते हैं, इसको हम भाग 18 में पढ़ा सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से 18 में पढ़ा सकते हैं। नहीं तो राष्ट्रपति के साथ ही मेरी तो इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति के साथ ही भाग 18 पढ़ा दूं आपको, अलग से नोट डलवा कर, अलग से टॉपिक डलवा कर, राष्ट्रपति के तुरंत बाद में भाग 18, और उसमें ये पूरी शक्तियाँ लगा सकता हूँ। और ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। राष्ट्रपति के तुरंत बाद में हम चाहे तो महान्यायवादी वाला टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और चाहो तो सारे टॉपिक आप राष्ट्रपति के साथ पढ़ सकते हो जिनकी भी ये नियुक्ति कर रहा है। नहीं पढ़ सकते क्या बताओ आप? भाई जिनकी नियुक्ति कर रहा है, जिनको हटा रहे हैं, ये सारे टॉपिक आप राष्ट्रपति के साथ पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम रिवीजन तो कर ही सकते हो जिन्होंने पढ़ रखा है पहले। लेकिन कौन रिवीजन करे? एग्जाम तो दूसरे देने जाएंगे। हेडिंग डालो विद्यार्थियों, सैन्य, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां है, ये कैसी शक्तियां हैं? अब आपातकालीन मत ले जाना भाई, सेना आ गई तो। देखो यह भी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्ति है। क्या लिखा है? यह भी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्ति है। हाँ, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलेगा? ये राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? हैं? कौन सा? 53। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लिखो, आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? लिखो, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। लिख लिया? लिखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। तीनों सेनाओं का जो हेड होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो, तीनों तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सर्वोच्च कमांडर का जो शक्ति है, यह जो प्रावधान है,
ये प्रावधान कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं लिख लेना आप। देखो, आपने लिखा है ना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका? ब्रिटेन। दुनिया का लिखित सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का। दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका है। और इसमें कितने अनुच्छेद है? मात्र। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल है? 395। भारत का संविधान अल्प समय तक चलने वाला संविधान नहीं है, दीर्घकालीन तक चलेगा ये। इसको जो तैयार किया गया है, कैसे भी शासक आ जाए, कैसी भी सरकारें आ जाए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती। हाँ, कुछ जो जरूरी प्रावधान है उनको बदल सकती है, लेकिन पूर्णतः इसको यह नहीं कि भाई आज के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं अब। हाँ, मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। जो हमारा संविधान बनाया है, बनाने वालों ने बड़ा सोच समझ के बनाया है। कई देशों ने अपना संविधान बनाया। भारत ने इस संविधान बनाने से पहले कई बार संविधान बनाया। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने तो खुली चेतावनी दी थी भारतीयों को, आप चाहो तो आपका संविधान बना लो आप। लेकिन उस समय संविधान बनाए और उनमें कई कमियां थी। कई, जैसे कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा बनाया गया, तो आपको पता है मुस्लिम लीग उसका विरोध करती, कई सदस्य उसका विरोध करते, भारतीय भारतीय आपस में लड़ रहे उसको लेकर। फिर अलग अलग वर्ग के लोग लड़ने लगे, तो उस समय चला ही नहीं। फिर लास्ट में जाके कैबिनेट जो मंडल आया था, कैबिनेट मिशन आया था, उसकी सिफारिश पर, या उसने कह दिया तुम बना, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ये बन गया, वही फाइनल अब। और ये संविधान सभा बना दी, अब यही बनाएगी, ध्यान रखना। और वही बना। कितना वर्ष लगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कई देशों के संविधान से जो भारत के लिए आवश्यक तत्व थे वो ग्रहण किए गए। और ऐसा ही एक आवश्यक तत्व था सर्वोच्च कमांडर बनाना। किसको? भारत के राष्ट्रपति। और सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया। क्या लिखा रहा था मैं भुला दिया, तुमने तो पता नहीं कहाँ लेके चले गए। क्या लिखा बहन जी? लास्ट पॉइंट बोलो। हाँ, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, थल सेना प्रमुख को क्या बोलते हैं? थल सेना प्रमुख को क्या बोलते हैं? जनरल। और जल सेना का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? एडमिरल। और वायुसेना का एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। एक काम करो, ऐसे कैसे लिख लो, थल सेना प्रमुख को जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल। कई बच्चों को पता नहीं है, आज मुझे पता है। ये बहुत बेसिक चीजें होती है। और देखो, पहले तो ऐसे सवाल आते थे, वायुसेना का प्रमुख क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। थल सेना का प्रमुख क्या कहलाता है? थल सेना का। और जल का? एडमिरल, या माइरल, जो इंग्लिश वाले माइरल बोलते होंगे। मैंने तो एडमिरल लिख रखा है, आप लिख लेना, कोई बात नहीं हिंदी। एयर चीफ। तीनों के ऊपर बना दिया अभी नया। हाँ। हम्म। इनके ऊपर भी इन्हीं के खुद के डिपार्टमेंट में। हम्म। देखो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अब देखो, युद्ध की घोषणा कौन करता है? युद्ध की घोषणा कौन करता है? भाई सैन्य शक्तियों में युद्ध भी होता ही फिर तो सैन्य शक्तियां, कुछ आपातकाल की बातें भी इसमें आएगी। ठीक है, हालांकि आपातकालीन शक्तियां तो वो तो पूरी अलग है। अब बताओ, युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या अपनी मर्जी से कर देता है? संसद की सिफारिश पर। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध आरंभ पब्लिक समाप्ति की घोषणा
की जाती है, और ब्रैकेट में लिख लेना संसद की अनुमति के बाद, या केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है ना उसकी अनुमति के बाद। ब्रैकेट में लिख लेना संसद की अनुमति के बाद या केंद्र की मंत्रिपरिषद के बाद में। लिख लिया? क्या राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है? यस या नो? कर सकते, हो सकती है। कौन करेगी? संसद। लिखो, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर संसद के द्वारा कानून बनाकर पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। चलेगा? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर संसद के द्वारा कानून बनाकर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये राष्ट्रपति की क्या हो गई? सैन्य शक्तियां कंप्लीट। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।